हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूं। कैसे हो सभी आप बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके मैं कुछ पार्ट्स लेकर आऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं इसका पार्ट 1 लेकर आई हूँ। इसमें बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, उसे मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगी। तो बच्चों, यदि आप स्टार्टिंग से बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके मीनिंग के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है क्या, एसेट्स और लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ फर्म आर इक्वल। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से ही समझ जाना चाहिए कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ तरह का सम है, एक तरह का जिसके इक्वल कोई आंसर आता है। ठीक है ना, मैथ्स में क्या होता है, दो चीजों का सम करते हैं, इक्वल में एक आंसर आ जाता है। इसी तरह का अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कैसे मैडम? अब वो इक्वेशन क्या है तो ध्यान से देखिए आप इस इक्वेशन को। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब जितनी भी बिजनेस के पास एसेट्स हैं वो किसके बराबर होगी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। समझ में आया बच्चों? मतलब जितनी एसेट्स हैं और जितनी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है दोनों बराबर होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री अकाउंटिंग हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी हमने एक ट्रांजैक्शन किया उसके दो इफेक्ट होंगे, जो मेरे सारे अकाउंटिंग के वीडियोस में आपको बार बार बताती हूं कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट ये होता है कि या तो वो वस्तु हमारे पास आ जाती है और कैश चला जाता है, या तो कैश आ जाता है और कोई हमारा एसेट्स चला जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन के हमारे बिजनेस पर दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें यह बताया गया है कि एनी चेंज ऑफ द एसेट्स अकाउंट there should be change is related liability and stakeholder equity account। मतलब यदि कोई चेंज एसेट्स अकाउंट में होता है तो ठीक उसके अपोजिट वो चेंज लायबिलिटी में और इक्विटी होल्डर जो होता है, जो कैपिटल होती है, उसमें वो चेंज होता है, जिससे क्या होता है वो दोनों इक्वल आने लगते हैं। और जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है ना, तब उस समय हमें इन इक्वेशन को माइंड में रखकर, ट्रांजैक्शंस को माइंड में रखकर एंट्रीज को करना चाहिए ताकि हमारे जो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हैं वो इक्वल आए। समझ में आ गया? अब मैंने आपको इक्वेशन बता दी। क्या इक्वेशन बताई? एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं आपको फिर से एक चीज समझाना चाहती हूं बच्चों। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्या है, यदि आप ये चीज एक बार समझ लोगे तो आपको ये आगे समझने में, इक्वेशन को समझने में आसानी होगी। वह सारी चीजें जिससे हमारा बिजनेस चलता है, जिससे हमारे बिजनेस में काम होता है, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। अब एसेट्स भी दो तरह की होती हैं। कौन सी? करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वह होती हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब यदि कोई एसेट्स हमारे पास ऐसी है जिसे हम एक साल के अंदर बेच देते हैं और उसके बदले हमें कैश मिलता है तो वो कौन सी कहलाती है? करंट एसेट्स। जिसका अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जो सामान हमने बेचने के लिए बनाया है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, क्यों किया है? क्योंकि हम कोई सामान बनाकर बेचना चाहते हैं तो उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो उसे हम क्यों बनाते हैं? बेचने के लिए। तो वो विद इन अ ईयर में तो सेल हो ही जाता है, तो वो क्या कहलाता है? करंट एसेट्स कहलाता है। दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्ट इन कैश विद इन अ ईयर। ऐसा एसेट्स जो है तो बिजनेसमैन का ही,
लेकिन वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा है उसे 1 साल के अंदर तो बेचेगा नहीं, वो तो उसी की है, लेकिन क्यों है? जब तक वो बिजनेस चला रहा है तब तक वो उस बिल्डिंग में बैठ के काम करेगा। तो ये एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट होती है लायबिलिटीज। हमने किसी से कोई पैसा लिया है और फ्यूचर में एक स्टेज पे जाके हमें उसको वो पैसा वापस देना है, तो हमारे ऊपर हमारा दायित्व है, हमारे ऊपर एक भार है कि हमें वो पैसा उसको वापस देना है। तो ये क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी भी 2 तरह की होती है, पहली करंट लायबिलिटी, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, जिसमें 1 साल के अंदर पैसा देना होता है। इसमें 1 साल के अंदर आपको पैसा देना होगा, आप उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रख नहीं सकते। जैसे शॉर्ट टर्म डेब्ट। डेब्ट क्या होता है? हमने कोई लोन लिया है, हमने कोई ऋण लिया है, उसे हमें 1 साल के अंदर पे करना है, तो उसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। वैसे ही होती है नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वह लायबिलिटी जिसे 1 साल के बाद पे करना है, हमें उसे साल भर में ही नहीं पे करना, 1 साल के बाद पे करना है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे लोन, पेंशन, हमने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, ठीक है ना, वहाँ तो कोई बाउंडेशन नहीं होता है, उनके पास तो 10-12 साल में आपको लोन पे करना पड़ता है, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। पेंशन, पेंशन कब देते हैं हम हमारे एम्प्लॉय को? जब वो रिटायर हो जाता है, तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। नेक्स्ट होता है शेयर होल्डर कैपिटल। शेयर होल्डर कैपिटल क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो अपने पास से कैपिटल लगा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर की कैपिटल कहते हैं। ये वो कैश के फॉर्म में भी लगा सकता है और एसेट्स के फॉर्म में भी लगा सकता है। तो कैपिटल जो होती है वो भी दायित्व होता है बिजनेस का, किसके प्रति? बिजनेसमैन के प्रति। बिजनेस को वापस करना पड़ता है वो पैसा, किसको? बिजनेसमैन को। इसीलिए लायबिलिटी के साथ कैपिटल को रखा जाता है। समझ में आया बच्चों? लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों किया जाता है मैम? क्योंकि जो कैपिटल होता है वो बिजनेसमैन का होता है, जो बिजनेस को देता है बिजनेस को चलाने के लिए। एक समय बाद बिजनेस से उम्मीद की जाती है कि वो उसके ओनर को वो कैपिटल प्रॉफिट के साथ वापस कर दे, इसलिए इसे लायबिलिटी को कैपिटल के साथ रखा जाता है। तो सारे एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों, यहां पर इसका मैंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। आगे चल के हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन बेसिक यदि आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके। तो आज मैंने यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ध्यान से मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। हमने 5 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब इसकी एंट्री आप बताएं, मन में सोचिए, देखिए मत। हमने बिजनेस को स्टार्ट करा कैश से, तो कैश किसके पास आया? बिजनेस के पास आया। किसके थ्रू आया? ओनर के थ्रू आया। तो जब ओनर के थ्रू आता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। ये तो जनरल एंट्री हो गई, लेकिन इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे? इस तरह से आप देखिए बच्चों, फॉर्मेट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहले में एसेट्स, फिर इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको फॉर्मूला याद है ना, इक्वेशन याद है ना जो हमने पहले पढ़ी? क्या? एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर बच्चों? अब क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश कहां पे आ गया? बिजनेस में आ गया। बिजनेस में आ गया तो एसेट्स बढ़ गई बिजनेसमैन की, तो हमने एसेट्स के नीचे लिख दिया कैश, कितना? 5 लाख रुपए। अब हमने क्या किया? ये इक्वल का साइन लगा दिया। अब बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, तो कैपिटल चली गई क्योंकि हमने कैश से स्टार्ट किया है, तो कैपिटल अकाउंट से क्या होगा? 5 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट्स के बराबर हमारी लायबिलिटी हो गई।
समझ में आया? एसेट्स डिक्रीज एज द कैश इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। एसेट्स बिजनेसमैन की कम हो गई क्योंकि वो बिजनेस में लगा दी गई, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, 5 लाख रुपए आ गया, उसके पास से चला गया, और कैपिटल इंक्रीज हो गई क्योंकि वो बिजनेस में आ गई। इस तरह दोनों में इक्वलिटी आ गई, LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन में देखेंगे। अच्छे से समझिए, बिल्कुल टेंशन से नहीं समझना है, ठीक है ना। जनरल एंट्री समझिए बेसिक, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाइए। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 50,000। इसी तरह का आप देखिए फॉर्मेट तैयार कर लिया है हमने। अब एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ध्यान से देखिएगा बच्चों स्क्रीन को। कैश तो हमारे पास कितना है, 5 लाख रुपए। देखिए पुराना हमारे पास 5 लाख रुपए कैश है ना, वही हमने यहां लिख दिया। कैश हमारे पास कितना है, 5 लाख रुपए। अब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट पर गुड्स को परचेज कर लिया है, तो हमारे जो गुड्स हमारे स्टॉक में आ गया, बिजनेस के हमारी एसेट्स में आ गया है। तो यहां पर हमने क्या किया, 50,000 रुपए स्टॉक में लगा दिया। अब क्या हुआ, क्रेडिटर को 50,000। अब हमने गुड्स खरीदा उधार में, ठीक है ना। अब उधार में खरीदा है तो हमको उसको बाद में देना ही है, वो हमसे पैसा लेगा, ऐसा तो नहीं उसने हमें फ्री में गुड्स दे दिया है, उसने हमें उधार में पैसा दिया है, तो हमारी उस सामने वाले की हम पे लेनदारी बढ़ गई है, वो हमसे लेगा पैसा। तो हमने क्या लिखा, क्रेडिटर्स 50,000 रुपए, और कैपिटल तो 5 लाख रुपए आपकी थी ही, दोनों चीजें बराबर हो गई। एसेट्स इंक्रीज एंड लाइबिलिटी इंक्रीज। आपने 50,000 का गुड्स परचेज किया है तो हमारी एसेट्स तो बढ़ी है, लेकिन हमारी देनदारी भी बढ़ गई है, कितनी, 50,000 रुपए। इस तरह स्टूडेंट्स एसेट्स में कैश और स्टॉक आ गया और लाइबिलिटी में कैपिटल इंक्लूड हो गई और बोथ साइड इक्वल हो गए। अब आप इसका थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स परचेज्ड विथ कैश कितने में, 25,000 में। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों स्क्रीन को। एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फॉर्मूला वही लगा हुआ है। कैश कितना है हमारा, 5 लाख रुपए, हमने वही लिखा, कैश को 5 लाख रुपए। स्टॉक कितना था हमारा, 50,000 रुपए, क्योंकि हमने उधार खरीद लिया था ना गुड्स को, तो हमारा स्टॉक कितना है, 50,000 रुपए। लाइबिलिटी कितनी है हमारी, 50,000 रुपए। क्यों है लाइबिलिटी 50,000 रुपए, क्योंकि हमने उधार खरीदा था। और कैपिटल हमारी कितनी है, 5 लाख रुपए। यहां तक तो क्लियर है, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा वही चीज है ये। अब क्या है, गुड्स परचेज्ड विथ कैश, इसमें यहां पर हमने कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा है। जो कैश है वो भी एसेट्स है, और जो गुड्स खरीद के लाएंगे हम वो भी एसेट्स है। तो लाइबिलिटी साइड तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही हमारी बिजनेस की चीजें हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो 25,000 रुपए हैं उसे हम किस में लिख देंगे, कैश में, क्योंकि वो कैश से लिया था। और जो 25,000 रुपए हैं वो भी किस में इंक्लूड कर देंगे हम, यहां पर गुड्स में, क्योंकि वो स्टॉक है। तो वो किसके अंदर चला गया, कैश और स्टॉक के अंदर चला गया। तो क्या हुआ कि जो ये इंक्लूड हो गया कैश में और स्टॉक में, तो यहां पर उसके बाद ये हुआ कि इसमें से इसको हम सिर्फ देखने के पर्पस से, बताने के पर्पस से यहां पे लिखेंगे, इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हमारी एसेट्स में से एसेट्स गया, 25,000 का परचेज किया और 25,000 का कैश गया, तो वो उसी में डिसॉल्व हो गया, हमारी कोई देनदारी नहीं बची। तो हमारा आखिरी में इस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार और बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये जो 25,000 हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, कैश है, और उसी को देके हमने फिर से एसेट्स खरीद ली है। क्या एसेट्स खरीद ली है, गुड्स खरीद लिया है, तो वो उसी में डिसॉल्व हो गया है। कैश में कैश डिसॉल्व हो गया, स्टॉक में गुड्स डिसॉल्व हो गया। तो ना तो हमारे को कोई दायित्व बचा, ना हमें कुछ लेना बचा, ना कुछ देना बचा। तो इसको हम कैश में और स्टॉक में ही डिसॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्रीज की जाती है। बच्चों
ये वीडियो को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि जब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके जाऊंगी, इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से ये वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन का ही होगा, जिसमें मैं इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ताकि आपको डिटेल में और अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा सकूं।